मोहम्मद गोरी शासक बना। मोहम्मद बन्नी को शरण नहीं दिया था और जिस दुनिया का गुलाम था उससे अमीर ए आखूर कहा जाता था। जो है इनके भाई बहरम शाह ने दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया और 1266 से 1286 ईस्वी तक की बलबन की लौह एवं रक्त की नीति क्या थी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता क्लासेस में। हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास देख लिया। आज से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था, वहां से शुरू करेंगे। जिस तरह से प्राचीन भारत के इतिहास में आर्यों का आक्रमण हुआ था, उसी तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास में भारत में सबसे पहले अरबों का आक्रमण हुआ था और उसमें भी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। सिंध के राजा ताहिर जो थे उस समय हिंदुशाही वंश के शासक थे, ब्राह्मण वंश के शासक थे सिंध पर। इनको हराया था राजा ताहिर को और मुल्तान दोनों पर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा विजय कर लिया गया था। तो सबसे पहला जो आक्रमण था वो अरब का था, 712। दूसरा महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ भारत पर 986 ईस्वी में हुआ था सुबुक्तगिन द्वारा। ये सुबुक्तगिन वही था महमूद गजनवी का पिता, जो तुर्क था। यानी तुर्कों का जो पहला आक्रमण हुआ था, अगर पूछा जाए अरब का पहला आक्रमण तो 712 ईस्वी में और तुर्कों का पहला आक्रमण हुआ था तो 986 ईस्वी में हुआ था और वो थी सुबुक्तगिन पहला आक्रमण। गजनी का बादशाह था, गजनी जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, इसने शासन किया था। इसके बाद इसका पुत्र महमूद गजनी के शासन पे बैठा, गद्दी पे बैठा और उसने शासन प्रारंभ किया। 997 ईस्वी में शासक बन गया। इसने भारत पर 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका जो पहला आक्रमण था महत्वपूर्ण और इसका प्रमुख जो उद्देश्य था भारत को लूटना और अधिक संपत्ति ले जाकर यहाँ से मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसका पहला जो आक्रमण था 1001 ईस्वी में बहिंद का युद्ध था, बहिंद पर आक्रमण किया था और वहां का जो राजा जयपाल था उसको हराकर मार दिया था। जो जयपाल था वो हिंदुशाही वंश था, बहिंद पर हिंदुशाही वंश का शासन था, उसको हरा दिया था। और दूसरा इनका जो प्रमुख आक्रमण था 1006 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। अब्दुल फतह दाऊद वहां का शासक था, अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान का शासक था। 1008 ईस्वी में इन्होंने बहिंद का दूसरा युद्ध किया। उस समय जो है हिंदुशाही वंश का शासक आनंद पाल शासन कर रहा था वहां पे बहिंद पे, उसको हराया। उसके बाद इन्होंने कई शहरों को लूटा, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, सोमनाथ आदि नगरों को उसने लूटा। इसका जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण था। सोमनाथ पर आक्रमण जो इसने किया था, सोमनाथ शिव का मंदिर था जो गुजरात के काठियावाड़ में समुद्र तट पर स्थित था। इसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा और इसका जो अंतिम युद्ध था यानी अंतिम आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था। भेरा के दुर्ग पर इसने आक्रमण किया था। भेरा के दुर्ग पर जाटों को हराने के लिए यानी जाटों को सबक सिखाने के लिए इसने भेरा के दुर्ग पर आक्रमण किया था। भेरा का दुर्ग जो आगरा के पास स्थित था, इसे बुद्ध शिखन भी कहा जाता है, यानी मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला, इसे बुद्ध शिखन भी कहा जाता है, मूर्ति भंजक। मंदिरों को तोड़ता था और उनकी मूर्तियों को नष्ट कर देता था, इसीलिए इसे बुद्ध शिखन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसके दरबार में जो दो प्रमुख इतिहासकार थे उसमें से नंबर 1 थे शाहनामा फिरदौसी का शाहनामा, यानी शाहनामा लिखने वाले जो थे फिरदौसी थे, वो इनके दरबार में रहते थे, वो इनके राजकवि थे, महमूद गजनवी थे। दूसरे से तहकीक हिंद जिसने लिखा था अल-बरूनी, बहुत बड़ा विद्वान था अल-बरूनी, कई भाषाओं का ज्ञाता था। अल-बरूनी और फिरदौसी दोनों इसी के शासन में, इसी के राज दरबार में आश्रयदाता के रूप में थे महमूद गजनवी। उसके बाद महमूद गजनवी के बाद गजनी में धीरे धीरे
इनका अंत हुआ और मोहम्मद गोरी शासक बना, मोहम्मद गोरी गंडी वंश का शासक बना। और 1175 ईस्वी में जिसने मुस्लिम राज्य की स्थापना की मोहम्मद गोरी ने। पहला आक्रमण इसका 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था, मुल्तान पर विजय प्राप्त किया। इसके एक प्रमुख युद्ध जो हुआ था भीमदित्य, 1178 ईस्वी में गुजरात का शासक जो था मोहनलाल प्रथम या भीमदित्य, जिसने इसे बंदी बना लिया था मोहम्मद गोरी को, और फिर बाद में मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। आगे देखें तो पृथ्वीराज चौहान के साथ इसके दो प्रमुख युद्ध हुए थे। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराकर मार दिया था। और दिल्ली और अजमेर में इस समय इनका मोहम्मद गोरी का कब्जा हो गया। अजमेर के बारे में हमने बताया था कि अजमेर की स्थापना चौहान वंश के ही अजय राज ने किया था। इसके बाद 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था मोहम्मद गोरी ने। इसका सेनानायक जो था बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत का आक्रमण किया, बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की और कुछ महत्वपूर्ण शहरों को नष्ट किया था, जिसमें से देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। 1206 ईस्वी में खोखरों से इसका युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी घायल हो गया और बाद में इसकी मृत्यु हो गई। खोखरों के युद्ध में घायल होकर मृत्यु हो गई। इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया गया था। लाहौर इसकी राजधानी थी और भारत में वहां से सल्तनत वंश का प्रारंभ होता है। तो सल्तनत का प्रारंभ जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था उसी से शुरू होता है, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था। और सल्तनत काल की हम बात करते हैं अगर, तो दिल्ली पे जो सुल्तान थे जो स्वयं को सुल्तान कहते थे, तो सुल्तान के नाम पे ही इसे सल्तनत काल कहा जाता है। तो सल्तनत काल का जो समय था वो 1206 से 1526 ईस्वी तक था। 1526 ईस्वी का प्रारंभ मुगलों के आने से शुरू हुआ था। तो कह सकते हैं लगभग 320 साल तक सल्तनत वंश का शासन दिल्ली पर था। 320 साल में कुल 5 वंशों ने शासन किया था दिल्ली पर, जिसमें से सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले थे तुगलक। कौन कौन थे देख लेते हैं एक लाइन से हम लोग प्रमुख। तो सबसे पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और अंत में लोधी वंश आया। इन सब में सबसे अधिक समय तक किसका शासन रहा है, तो एक क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी। सबसे लंबे समय तक शासन रहा तुगलक वंश का, लगभग 84 साल तक इन्होंने किया था शासन। और सबसे कम समय की बात अगर हम करें तो सबसे कम समय तक खिलजी वंश का शासन था। तुगलक वंश के बाद जो है गुलाम वंश का शासन था सर्वाधिक समय तक, फिर लोधी वंश का था, फिर सैयद वंश का और अंत में खिलजी वंश। यानी सबसे कम समय तक खिलजी उन्होंने शासन भारत पे किया था 1290 से 1320 तक, यानी 30 साल तक कुल शासन खिलजी शासकों ने किया था, जबकि तुगलक वंश ने लगभग 84 साल तक शासन किया था। तो अब हम लोग एक एक वंश का देखेंगे। तो आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं, जिनका शासनकाल 1206 से 1290 तक था। लगभग 84 साल तक इनका शासन रहा गुलाम वंश का। तो देखते हैं गुलाम वंश में सबसे पहला शासक जिसको मोहम्मद गोरी शासक यहाँ का सूबेदार बना के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 से 1210 तक। केवल इसने 5 साल तक शासन किया था। ये एक सेनानायक था, पहले गुलाम था, बाद में सेनानायक बनाया और इसके बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद गोरी ने इसे शासक बना दिया था। इस पहली राजधानी इनकी जो थी वो लाहौर थी, बाद में इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। इसके समय में एक सेनानायक था कैमाज रूमी जो था, इसने बंगाल विजय किया था। फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दन खान को बंगाल का सूबेदार या गवर्नर बना दिया था। सूबेदार को गवर्नर कहा जाता था उसमें। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो प्रमुख कार्य थे, इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था, क्योंकि मृत्यु हो गई थी। बाद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण कराया था। भारत में पहली मस्जिद बनाने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता था। इसने कोतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली में, और एक प्रमुख 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में इसने करवाया था।
इसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों का दान दे देता था, इसीलिए इसे लाख बख्श के नाम से पूछा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, लाख बख्श किस शासक को लाख बख्श कहा है? काफी लोगों को दान देता था, लाखों का दान दे देता था, इसीलिए लाख बख्श कहा जाता था। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। इसके बाद इसका पुत्र आराम सा शासक बना, किंतु वो अयोग्य था और बाद में उसे हटाकर इस दामाद इल्तुतमिश को शासक बना दिया गया। इल्तुतमिश सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। इसी ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। अब इल्तुतमिश के बारे में देख लेते हैं, यानी तीसरा शासक है, दूसरा आराम सा, उसके बाद उसका दामाद जो था कुतुबुद्दीन बकर। इल्तुतमिश शासक बना, 1210 से 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया, लगभग 26 साल तक शासन किया। और इसी को इल्तुतमिश को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। राज्य को इसने सुदृढ़ किया, स्थिरता प्रदान की, और इसकी जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य थे उनको भी देख लेते हैं। इसने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया। एकता व्यवस्था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि उस समय आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे इन लोग, तो इन लोगों ने क्या किया, इल्तुतमिश ने सैनिकों को और गैर सैनिकों को नगद वेतन देने की जगह पे एकता यानी भूमि का एक भाग देने का प्रारंभ किया। उसे इस भूमि के भाग को ही एकता कहा जाता था। भूमि के भाग को ही एकता कहा जाता था, और जो उस भूमि पाता था उसे एकता दान कहा जाता था। और कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो कुतुबुद्दीन बकर ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, उसमें इन्होंने टका, चांदी का जो सिक्का शुरू किया था उसे टका कहा जाता था, और जो तांबे का सिक्का शुरू किया था उसे जीतल कहा जाता था। यानी टका और जीतल का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली में एक टकसाल का निर्माण भी कराया था, जहां पे इन सिक्कों की ढलाई होती थी। इस गुंबद निर्माण का प्रारंभ भी इल्तुतमिश ने किया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इसने इसी आधार पर करवाया था। इल्तुतमिश वह व्यक्ति था जिसे बगदाद के खलीफा ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि दी थी, यानी सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला जो दिल्ली का शासक था वो था इल्तुतमिश। ये बंगाल के खलीफा द्वारा अधिकृत सुल्तान बना था। इसने बंगाल के गवर्नर जो है हुसामुद्दीन को बनाया था, हुसामुद्दीन को बंगाल बनाया था। एक इसने महत्वपूर्ण कार्य किया था, तुर्क-ए-चहलगानी, 40 सैनिकों का समूह शुरू किया था इसने, उसे कहा जाता था तुर्क-ए-चहलगानी, जो इसके हर विजय में महत्वपूर्ण रोल भूमिका अदा करते थे। उसी समय इल्तुतमिश के समय में एक घटना घटी थी 1221 में। मुगल चंगेज खान, जो ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा में घुस गया था, तो उसने जो है इल्तुतमिश ने चालाकी चलते हुए मकबरनी को शरण नहीं दिया था, जिससे मकबरनी चाइना की तरफ भाग गया था, और चंगेज खान के आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने इस तरह से सुरक्षित कर लिया था। इल्तुतमिश के बाद रजिया जो थी उसी को शासक बनाया गया। तो रजिया जो है पुरुष की वेशभूषा में जो है राज दरबार में आती थी, और ये पहली और भारत की पहली और अंतिम दिल्ली पे राज करने वाली शासिका थी। हाथी पर सवार होकर ये जनता दरबार में चली जाती थी, जिससे उस समय के दरबार में जो मलिक थे वो इनसे चिढ़ते थे और इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था, रजिया सुल्तान के खिलाफ। और इसका एक कार्य हुआ था, मलिक जलालुद्दीन याकूत जो बिशुनिया का गुलाम था, उससे प्रेम प्रसंग के कारण भी लोग इनसे नाराज थे। इन्होंने उसे अस्साला का प्रमुख बना दिया था, जिसे अस्साला के प्रमुख को उस समय अमीर-ए-आखूर कहा जाता था। जो अस्साला यानी घोड़े के अस्तबल का प्रमुख होता था उसे अमीर-ए-आखूर कहा जाता था। ये पंजाब चली गई थी, वहां उसमें जो है इनके भाई बहरम शाह ने दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया, और कैथल के पास ही रजिया और अल्तुनिया को आते समय ही वहां पे मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी। मिनहाजुल सिराज ने इसके बारे में अपनी पुस्तक तबक़ात-ए-नासरी में विशेष रूप से लिखा है कि रजिया सुल्तान के असफल होने के कारणों को लिखा है, जिसमें इसका स्त्री होना प्रमुख कारण रहा है। अलाउद्दीन मसूद शाह उसके बाद शासक बना, फिर नसीरुद्दीन महमूद शासक बना,
किंतु ये अयोग्य शासक थे, जिसके फलस्वरूप बलबन ने इस पर कब्जा कर लिया। नसरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी, प्रमुख है। बलबन शासक बना। बलबन महत्वपूर्ण शासक था और 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। इसमें ये चहलगानी का ही सदस्य था। इस चहलगानी के सदस्य को इसने पहले ही समाप्त कर दिया। शासक बनने के बाद इसने चहलगानी को ही समाप्त कर दिया और एक प्रमुख नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति वह नीति थी, यानी खून के बदले खून। ये प्रमुख था। मुख्य परीक्षाओं में पूछा जाता था कि बलबन की लौह एवं रक्त की नीति क्या थी, ये प्रमुख था। दूसरी नीति थी इसकी दैवीय राजत्व का सिद्धांत। दैवीय राजत्व का सिद्धांत प्रमुख ये था कि राजा को ही देव का यानी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। इसलिए नियाबत खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि ने माना, यानी स्वयं को इसने कहा नियाबत खुदाई, कहा कि मैं ही ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। और जिल्ले इलाही, ईश्वर की छाया होता है, इसने अपने आप को जिल्ले इलाही भी कहलवाया बलबन ने सबसे पहले। इसका जो वास्तविक नाम था बलबन का, वो नाम था बहाउद्दीन। बाद में गियासुद्दीन बलबन के नाम से शासक बना। इसने भारत में सल्तनत काल में ही सबसे पहले सिजदा और पाबोस की पद्धति शुरू की थी, यानी शासक के सामने सिजदा होना और दंडवत होने की प्रक्रिया शुरू की थी, सबसे पहले बलबन ने शुरू की थी। पारसियों का प्रमुख त्यौहार जो नववर्ष में मनाया जाता था, नवरोज, ये बलबन द्वारा ही शुरू किया गया था और चहलगामी को समाप्त करने का काम भी बलबन ने किया था। बलबन के बाद जो है कमजोर शासक आए, तो 4 साल बाद ये जो है खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी ने अपने खिलजी वंश की स्थापना 1290 में कर लिया था। आगे हम लोग देखेंगे खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश को देखेंगे। अगला वीडियो पाने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।